सभी विद्यार्थियों को जय श्री मन्नारायण, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी विद्यार्थियों का आज की इस नवी क्लास में स्वागत, वंदन और अभिनंदन है। आज की ये क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि ये जो क्लास है, आज की क्लास ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर आधारित क्लास है। और वो सारे क्वेश्चन यानी अर्थशास्त्र के सभी चैप्टर से एक मैंने मॉडल नमूना प्रश्न पत्र लिया है, जो बोर्ड में या फिर बोर्ड के पेपर के अंदर जो क्वेश्चन आएगा हूबहू वैसा ही प्रश्नोत्तर की एक श्रृंखला मैंने ली है। जैसे ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं कि अर्थशास्त्र 2025 बोर्ड नमूना प्रश्न पत्र, यानी कि जो बोर्ड नमूना प्रश्न पत्र है, आपके जो बहुविकल्पीय प्रश्न आएंगे, जो एक एक नंबर के 18 से 19 क्वेश्चन आएंगे, वो सारे कितने चैप्टर में से कितने क्वेश्चन आएंगे, वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखते हुए मैंने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की मैंने एक सूचीबद्ध उनके नोट्स बनाए हैं, और उन्हीं नोट्स के आधार पर, उन्हीं एक मॉडल पेपर्स के आधार पर मैंने ये पेपर तैयार किया है। वो ऐसा ही प्रश्न आएगा बोर्ड के अंदर। आप इसी प्रश्न को देखते लगभग मुझे लगता है कि जो पेपर मैंने ये लिया है, इन 18 प्रश्नों में से कम आपके 10 प्रश्न बोर्ड में निश्चित रूप से आने वाले हैं। तो आएंगे आप अच्छे से पढ़िएगा और बोर्ड पे ध्यान रखिएगा। हाँ, लेकिन सबसे पहले भी देखिए कि अर्थशास्त्र 2025 बोर्ड नमूना प्रश्न पत्र, यानी कि आपके जो 18 प्रश्न, ये जो 18 नंबर है ना, ये 18 नंबर के जो प्रश्न आएंगे आपके, वो बहुविकल्पीय होंगे। क्या कौन से होंगे? बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे, सारे बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे। और ये जितने मैंने 18 प्रश्न लिए हैं, और 18 प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। और ये 18 क्वेश्चन, ये जो बहुविकल्पीय क्वेश्चन होंगे, 18 प्रश्न होंगे। कितने होंगे? 18% बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे, आपके 18 नंबर के आएंगे। और ये सारे मैंने बहुविकल्पीय प्रश्न लिए हैं, वो अति महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं। बस आप आराम से और लंबी सांस लेकर, है ना, धैर्य और विनम्रता से पढ़िएगा। हाँ, देखिए, ये हमारा पूरा जो बोर्ड का जो नमूना होता है ना, पूरा बोर्ड के अंदर पेपर कैसे आएंगे, प्रश्न कैसे बनेंगे, वो इस पर आधारित बनेंगे, ऐसे बनेंगे, इस विधि से बनेंगे और इस प्रणाली से सारे क्वेश्चन बनने वाले हैं। हाँ, तो देखिएगा, बने रहिएगा। हाँ, वो सारे 18% लिए, सारे 19% लिए मैंने, ताकि आपके बोर्ड में आप इन प्रश्नों को देखकर, समझकर, पढ़कर आपकी ये कंफ्यूजन दूर हो जाए कि बोर्ड में वास्तविक पेपर कैसा रहने वाला है। जो बच्चे प्रथम बार एग्जाम, बोर्ड के एग्जाम तो प्रथम बार लग रहे हैं आपके, तो किसी को पता नहीं है, ज्ञात नहीं है, किसी को समझ में नहीं आया कि पेपर कैसा होगा, कितने परसेंट ऑब्जेक्टिव आएंगे, कितने शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, कितने वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, कितने लॉन्ग टर्म क्वेश्चन आएंगे। तो सारे क्वेश्चन मैं उन कंफ्यूजन को दूर करने वाला हूँ, बस आप बने रहिएगा। हाँ, देखिए, सबसे पहले हमारे सामने है कि निम्नांकित में से है, निम्नांकित में से समष्टि अर्थशास्त्र की विषय वस्तु नहीं है। अब मैंने आपको समझाया था कि समष्टि अर्थशास्त्र क्या होती है। मैंने उस दिन समझाया था कि इसमें समष्टि अर्थशास्त्र में इसमें क्या होता है, इसमें बड़े समूह है ना, इसमें बड़े समूहों की आय होती है। किसकी आय होती है? बड़े समूहों की आय होती है। इसमें बड़े समूहों की आय का संग्रहण किया जाता है समझ में? संग्रहण किया जाता है इसमें। हाँ, इसमें आय के संग्रहण किया जाता है समझ में? हाँ, अब आप देखिए सब बच्चे यहाँ पर कि इसमें जो संग्रहण किया जाता है ना बच्चों, यानी इसमें बड़े समूहों का आय का संग्रहण किया जाता है। अब आप देखो कि जो सामान्य कीमत स्तर, अब मैंने उस दिन समझाया था कि जो सामान्य कीमत स्तर होता है, वो सामान्य कीमत स्तर भी व्यष्टि अर्थशास्त्र का एक भाग है। और अब इसमें देखिए मुद्रास्फीति, उपभोक्ता का संतुलन और रोजगार, है ना। और तो आप देख सकते हैं कि अर्थशास्त्र का जो 2025 का जो मॉडल पेपर है उसके अकॉर्डिंग है। हाँ, तो देखिए आप, ये अब हमारा उपभोक्ता का संतुलन हो गया और रोजगार हो गया। तो इसमें ये पूछ रहा है कि विषय वस्तु नहीं है, यानी इसके जो समष्टि अर्थशास्त्र है, समष्टि अर्थशास्त्र है, इसका जो आंसर होगा वो आंसर होगा मुद्रास्फीति। कौन सा होगा? मुद्रास्फीति। अब मुद्रास्फीति क्यों होगा? क्योंकि समष्टि अर्थशास्त्र के अंदर बड़े समूह की आय को शामिल किया जाता है। आया समझ में? हाँ, अगला क्वेश्चन देखो, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अब हम तेज गति से चलेंगे। आज 8 फरवरी चल रही है और हमें मार्च से पहले पूरा, आज हमारा अंतिम टॉपिक है ना, अंतिम टॉपिक, उसके बाद हम चलेंगे रिवीजन की ओर। और रिवीजन के अंदर हम ऐसे प्रश्नों को लेंगे जो प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट होंगे, और बाकी मतलब ऐसे क्वेश्चंस लेंगे जिन क्वेश्चनों के माध्यम से हम हमारे परसेंटेज लेवल को उच्च स्तर पर ले जाएंगे ना। हाँ, अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से नकदी विहीन। अब इस आप शब्द को है ना, शब्दों को समझिए, शब्दों की गहराई तक जाइए। अब देखिए, निम्नलिखित में से, नहीं, निम्नलिखित का मतलब कि नीचे दिए गए नकदी, नकदी का मतलब जानते हो, है ना, कैश, है ना, कैश लेवल, मतलब कैशलेस नहीं है, कैश लेवल मतलब नकदी का मतलब जान समझ गए होंगे आप। नगद विहीन लेन देन का हिस्सा नहीं है, लेन देन का हिस्सा नहीं है। हाँ, तो आप बताइएगा लेन देन का हिस्सा इसमें क्या नहीं है? अब इसमें नकदी मतलब नकदी विहीन, यानी नकदी बिना, है ना, कैश के बिना, है ना, कैश के बिना, यानी कैश के बिना लेन देन का हिस्सा नहीं। आप बताइए। अब ये जो ई वेलेट्स है ना, ई वेलेट्स, ये वेलेट्स क्या है? इसके माध्यम से आपको पता होगा कि जब आप एटीएम पे जाते हो, तो एटीएम पे जब हम उसके अंदर ऑप्शंस टाइप करते हैं ना, तो सबसे पहले हमें ई वेटलेट्स के अनुसार ही हम अकाउंट के एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पैसे ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। आए समझ में? और दूसरा देखो, ये नेशनल फाइनेंशियल स्विच, ये भी बैंक से संबंधित है। और ये स्मार्टफोन से द्वारा भुगतान करना, अब ये भी क्या है? ये भी नकदी तो नहीं है। अब इसका जो आंसर होगा, अब देखो, ये सब तीनों जो है ना, ये तीनों नकदी, मतलब इनमें नगद होता है या नहीं होता? तो इनमें सब में नगद होता है, लेकिन जो इनमें से कोई नहीं, इनमें से
कोई नहीं। तो इसका जो हमारा आंसर होगा वो इनमें से कोई नहीं। हाँ, अगला क्वेश्चन देखो, सारे एक एक नंबर के क्वेश्चन आएंगे और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। हाँ, देखो ये जो मैंने क्वेश्चंस लिए पूरे क्वेश्चंस आपके उस ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग, जो मॉडल पेपर होगा बोर्ड का उसके अकॉर्डिंग ही पूरा पेपर है, और उसके अकॉर्डिंग ये सारे पर्सन है। समझ लीजिए ये बोर्ड का पेपर है ना, लगभग लगभग देख लो आपके मिल ही जाएगा बोर्ड के अंदर, बस 1-2% जरूर होगा। हाँ देखिए, निम्नलिखित में से नकदी, अच्छा ये डबल आ गया क्वेश्चन है ना, टाइपिंग करने में डबल टाइप कर दिया गया क्वेश्चन। हाँ कोई बात नहीं, आगे देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे। हाँ अगला देखिए, मुद्रा गुणांक का सूत्र है। अब आप देखिए बच्चों यहाँ पे मुद्रा गुणांक है ना, ये मुद्रा गुणांक जो है, गुणांक का सूत्र आप सब जानते हो, गुणांक का सूत्र सब आप जानते हो। वैसे गुणांक का सूत्र क्या होता है? गुणांक का सूत्र होता है 1/1 माइनस एमपीसी, है ना, एमपीसी। तो ये हमारा क्या हो गया? गुणक का सूत्र हो गया। अब ये पूछ रहा है कि मुद्रा गुणांक का सूत्र, आपके सामने ऑप्शन दे रखे हैं ए बी सी डी, इनमें से कौन सा है जो मुद्रा गुणांक का सूत्र होगा? बताइए। देखा, जिन बच्चों को आता है वो जल्दी से कमेंट में बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। हाँ बताइएगा जल्दी। तो इसका जो हमारा आंसर होगा बच्चों, वो इसका हमारा आंसर हो जाएगा 1/1 CCR, है ना, कंज्यूम और रिजर्वेशन, है ना, आया रिवेन्यू, आया समझ में। हाँ अगला क्वेश्चन देखिए, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बस आप पढ़ते रहिएगा ना, जितना आप अच्छे से पढ़ोगे उतना जल्दी आपको समझ में आएगा। हाँ अगला क्वेश्चन देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आ सकता है आपका ना। हाँ देखिए, द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी पुस्तक का प्रकाशित हुई, यानी कि जो ये पुस्तक है ना, द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी पुस्तक का प्रकाशित हुई, यानी इसका ये कब मतलब इसका निर्माण हुआ, ये कब बनी? तो आप बताओ देखिए, आप 1935 में या फिर 1936 में या 37 में या 38 के अंदर, है ना। कार्मिक रूप से इसके अंदर जो हमें विकल्प दिए गए हैं, उन्हीं कार्मिक रूप के दिए गए विकल्प को हमें चयन करना है, और चयन करते हुए हमें हमारे उत्तर तक और हमारे आंसर तक पहुंचना है। आया समझ में? हाँ तो अब आप बताइएगा कि इसमें से कौन सा आंसर होगा। देखते हैं कि आप और आपके विचार और आपकी याददाश्त कितनी मतलब दृढ़ है, मजबूत है। बताइए देखा कौन सा आंसर होगा इसमें। हाँ तो इसका जो आंसर होगा बच्चों वो होगा बे। क्या होगा? बे। आपको पता होगा 1936 के अंदर, किसके अंदर? 1936 के 36 में जो एक अंग्रेजी अर्थशास्त्री था, जॉन मेनार्ड, क्या नाम था? जॉन मेनार्ड किन्स। जॉन मेनार्ड जो किन्स नाम का जो वैज्ञानिक था, उन्होंने 1936 में ये पुस्तक प्रकाशित की। किस लिए की? किस लिए प्रकाशित की? इसमें उन्होंने रोजगार का सिद्धांत दिया। किसका सिद्धांत दिया? रोजगार का सिद्धांत दिया। किसने दिया? ये सिद्धांत दिया था जॉन मेनार्ड किन्स नामक जो एक अंग्रेजी अर्थशास्त्र था। उस अंग्रेजी अर्थशास्त्र ने अपने रोजगार सिद्धांत नाम से एक दे ये जो पुस्तक दी है उन्होंने, है ना, थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी, इस पुस्तक का उन्होंने प्रकाशित किया। कब किया? 1936 के अंदर। आया समझ में? हाँ देखो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा और आगे चलिएगा। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कम समय में हम जल्दी से रिवीजन करेंगे, जल्दी से क्वेश्चन को पढ़ेंगे और फटाफट धुआंधार हम प्रश्नों को आंसर की निकालते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। हाँ देखो अगला क्वेश्चन देखो बच्चों, यदि सीमांत उपभोग प्रवृत्ति सी है ना, कंज्यूम सीमांत उपभोग प्रवृत्ति 0.8 है तो सीमांत बचत प्रवृत्ति का मूल्य होगा। अभी मैंने बताया था आपको, इस वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। अब बच्चे कई बार सोचते हैं कि सर इसको हम गुणक के सूत्र के माध्यम से हल करें, या फिर हम इसको सीमांत उपभोग प्रवृत्ति के सूत्र के माध्यम से हल करें, या फिर हम इसको सीमांत बचत प्रवृत्ति के माध्यम से हल करें। बच्चों को कंफ्यूजन होता है, तो कंफ्यूजन अभी आपका दूर हो जाएगा। आप बस बने रहिएगा और एकटक होकर बोर्ड पर ध्यान रखिए। हाँ देखिए, यदि सीमांत उपभोग प्रवृत्ति सी बराबर 0.8 है तो सीमांत बचत प्रवृत्ति का मूल्य होगा। अब आप देखिए बच्चों, यहाँ सीमांत उपभोग प्रवृत्ति कितनी है? 0.8 है, यानी कि हमारी क्या क्या है, यानी कि हमारी जो है एमपीसी, एमपीसी कितनी है हमारी? एमपीसी हमारी 0.8, और हमारे सामने क्या नहीं दे रखा है, यानी कि हमें नहीं दे रखा है एमपीएस, है ना, सीमांत बचत प्रवृत्ति, ये हमें नहीं दे रखा है। आया समझ में? अब यदि हमें एमपीसी दे रखी है और यदि एमपीसी में 0.8 दे रखी है और एमपीएस में नहीं दे रखी है, तो हम इसको एक मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? एक मान लेते हैं। और हमें ज्ञात क्या करना है? हमें ज्ञात करना है इसका मूल्य। तो हम क्या कर लेंगे? मूल्य बराबर क्या ले लेंगे? मूल्य बराबर 1 माइनस, है ना, हम इसको ले लेंगे मूल्य बराबर, है ना, या बराबर, ऐसे मैं इसको अंग्रेजी में लिख देता हूँ, वैल्यू बराबर, है ना, वैल्यू बराबर एमपीएस, है ना, एमपीएस बराबर 1 माइनस एमपीसी 0.8। अब इसको आप इसमें से लेस कर दीजिए, तो 1, है ना, 1 माइनस 0.8, है ना, तो बराबर कितना आ जाएंगे? 0.8, और यही हमारा इसका आंसर हो जाएगा। यही हमारा इसका आंसर हो जाएगा, अर्थात क्या हो जाएगी? ये हमारी एमपीसी हो जाएगी। क्या हो जाएगी बच्चों? ये हमारी एमपीसी हो जाएगी। देखो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कितना सरल क्वेश्चन बना दिया है ना। बस ऐसे क्वेश्चन को करना तेज गति से। हाँ अगला क्वेश्चन देखिए, पहले से बच्चे स्क्रीनशॉट लो और फिर स्क्रीनशॉट लेने के पश्चात हम आगे की ओर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाँ चलते रहो, बनते रहो और दौड़ते हुए प्रश्नों को गुनगुनाते रहो, ताकि परीक्षा के तुम जाओ तब बोर्ड के अंदर, जब तुम जाओ ना क्लास के अंदर, जब बोर्ड के अंदर जाओ तो आराम से संतुष्टि से जाना है, क्लास के अंदर बैठना है और सबसे पहले क्वेश्चन को धुआंधार करना है। बस ज्ञान ये की क्लास से चैनल को याद रखना है और बस पढ़ते रहना है और मस्ती में गुनगुनाते रहना है। हाँ देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, निवेश का अनुमानित। अब देखिए बच्चों, प्रश्नों को समझिए, प्रश्नों के शब्दों को समझिए और शब्दों के अर्थ को समझते हुए हमें उत्तर की ओर जाना है और उत्तर की ओर जाते हुए उनका आंसर देना है। देखिए निवेश का अनुमानित, यानी प्रश्न को देखिए आप, निवेश का अनुमानित यानी एक अंदाज, है ना, अंदाज। निवेश का अनुमानित या विनियोजित, विनियोजित का मतलब होता है सोच समझकर मूल्य कहलाता है। यानी एक निवेश होता है, निवेश सब जानते हो बच्चों, है ना, फर्म या किसी उद्योग के अंदर किसी गंतव्य के प्राप्ति के लिए कुछ आय का सूक्ष्मतम अंश लगाना और उससे
एक व्यापक अंश प्राप्त करना ही विनिवेश है ना। जैसे अब देखो हमारा इसका देखो बच्चों, इसमें ए बे से दे रखा है, इसका पढ़ो आप। नियोजित मूल्य कहलाता है, क्या वो वास्तविक निवेश कहलाता है, क्या वो प्रत्याशित निवेश कहलाता है, प्रत्याशित उपभोग कहलाता है, क्या प्रत्याशित निवेश कहलाता है, प्रत्याशित माप कहलाता है। तो ऑफकोर्स है, पर्सन क्या कह रहा है, पर्सन कह रहा है कि अनुमानित। अब अनुमानित है तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा प्रत्याशित। क्या हो जाएगा बच्चों, प्रत्याशित निवेश। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा प्रत्याशित निवेश। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बस आप बने रहिएगा। एक एक पर्सन समझेंगे और बारीकी से समझेंगे, समझ समझ के समझेंगे, लेकिन रटेंगे नहीं। रटना हमारी फितरत में नहीं है। हमारी फितरत में हमारा हमारा जो पढ़ाने का माध्यम है, हमारा जो पढ़ने का जो एक धरा है, वो धराधाम ही क्या है, ज्ञान यज्ञ है। और जहाँ पर यज्ञ होता है वहाँ पर फॉर्मेलिटी और रटना नहीं चलता, वहाँ पर तो सिर्फ समझ चलती है ना। तो रटन से नहीं, रटन से समझ की। और हाँ देखो, निम्नांकित में से कागजी कर का उदाहरण है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो बच्चों, कागजी कर, ऐसा प्रश्न आ सकता है आपके बोर्ड में, कागजी कर का, कागजी कर का उदाहरण क्या है। तो कागजी कर का उदाहरण आप देखो, आयकर है, निगम कर है, सीमा शुल्क है और उपहार कर है। बताओ देखिए, इन चारों में से कौन सा ऑप्शन है होगा हमारा उत्तर, जो दिए गए प्रश्न का उत्तर होगा। बताइए देगा कौन सा प्रश्न, कौन सा विकल्प का कौन सा प्रश्न होगा, कौन सा विकल्प होगा जो हमारे दिए गए प्रश्न का उत्तर होगा। हाँ, तो इसमें हमारा हो जाएगा दे। क्या हो जाएगा, दे। उपहार कर, क्या हो जाएगा, उपहार कर। अब आप जानते हो उपहार कर क्या होता है। हाँ देखो, अभी अगले सारे उन क्वेश्चनों में मैं फिर लघुत्राद में जो प्रश्न आएंगे उनमें ये प्रश्न वापस दोहराए जाएंगे ना। हाँ, अगला क्वेश्चन देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाँ, निम्नांकित में से चालू खाते की मद है। अब ये मद क्या है, मद का मतलब होता है भाव, है ना। मद का मतलब होता है उसका भाव, है ना, मतलब उसकी कीमत। आप ये समझ, इसका अंदाज इससे लगा सकते हो। तो इसका भाव है, इसका हिस्सा बोल दो आप। हाँ, तो मद है, यानी कि चालू खाते की मद है। अंतरण, अंतरण का मतलब जानते हो आप, है ना। दो राशियों के मध्य के अंतर को अंतरण कहते हैं। अब निवेश, है ना, मुद्रा, बंद पत्र। बताओ देखिए इसमें से क्या आंसर होगा हमारा। तो चालू खाते की जो मद होगी हमारी, अरे चालू खाता क्या होता है, करंट अकाउंट्स, जिस अकाउंट्स के अंदर हम किसी भी वक्त पैसे निकाल सकते हैं, किसी भी वक्त पैसे उसके अंदर हम डिपॉजिट कर सकते हैं, है ना। डिपॉजिट, इसमें डेबिट क्रेडिट कर सकते हैं, है ना। एक अल्प समय अवधि के अंदर हम अनेक बार डिपॉजिट क्रेडिट, है ना, डेबिट कर सकते हैं, वो हमारा चालू खाता होता है। तो फिर वो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें बंद पत्र नहीं होगा, उसमें कोई रोक नहीं होगी, उसमें निवेश नहीं, अंतरण नहीं होगा, उसमें क्या हो जाएगी, मुद्रा हो जाएगी। मुद्राओं का हम एक समय में और कम समय में लेन देन कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बने रहिएगा, पढ़ते रहिएगा। मुझे पता है आपको पढ़ने में आनंद आ रहा होगा। और इन्हीं प्रश्नों में से आपके बोर्ड के अंदर कम से कम, मैं कह रहा हूँ 18 प्रश्न मैंने लिए, इन 18 प्रश्नों में से कम 15 से 10 प्रश्न आपके आने की पूरी संभावना है। देखो अगला क्वेश्चन देखिए, 90 में 3 थी ना, विनिमय करों के अंतरण विनिमय दर में वृद्धि को कहते हैं। अब आप इस पूरे प्रश्न को यहाँ तक छोड़ दीजिए, अब इसको नीचे से देखिए, यहाँ पे देखिए, विनिमय दर में वृद्धि को, विनिमय जो विनिमय है यानी वस्तुओं का जो हम आयात निर्यात करते हैं, उस डिमांड, है ना, उस डिमांड और पूर्ति के मध्य की जो क्रिया होती है, जो गतिविधियाँ होती है, वो उसकी दर होती है। और जो दर होती है, अब वो कह रहा है कि ये दर क्या है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो दर में अगर वृद्धि हो रही है, दर में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है, तो दर में यदि वृद्धि हो रही है, पहले देखो विनिमय करों के अंतरण, फिर विनिमय दर में वृद्धि को कहते हैं। यानी कि उस विनिमय करों के अंतरण और विनिमय दरों का अंतर, यानी पहले तो वो कम हुई और बाद में फिर उसमें वृद्धि हुई। पहले कर में कमी, फिर बाद में वृद्धि, तो क्या हो गया, पुनर्मूल्यन। पुनर्मूल्यन का मतलब क्या हो गया, है ना, पुनर्मूल्यन का मतलब क्या हो गया, पुनर्मूल्यन का मतलब होता है कि दोबारा से उसके अंदर वृद्धि हो रही है। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा दे। क्या हो जाएगा, दे। हाँ, अगला क्वेश्चन देखिए, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बने रहिएगा और पढ़ते रहिएगा। हाँ देखो अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है सरकार, सरकार समस्त मांग में वृद्धि। अब ये वृद्धि है ना, इसमें देखो मैंने टाइप करने में गलती हुई है, आप समझ जाएगा। हाँ, सरकार समस्त मांग में वृद्धि करने के लिए निम्नांकित में से किस उपाय को काम में लेती है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों। देखो सरकार जो है, सरकार क्या करती है, मांग में। अब मांग किसकी, किसी भी वस्तु की, चाहे वस्तु, है ना, किसी भी वस्तु की, किसी भी उत्पाद की, किसी भी प्रोडक्ट की जो मांग होती है, उसकी मांग जो होती है ना बच्चों, उसकी मांग में वृद्धि करने के लिए, यानी उसकी मांग में वृद्धि करने के लिए सरकार क्या करेगी, मुझे बताओ। कोई वस्तु है, जैसे मान लीजिए बाजार में सरकार ने जैसे मान लीजिए किसानों के लिए एक ऐसी आधुनिक हार्वेस्टिंग मशीनरी का उत्पादन किया है, जिसके माध्यम से वो किसानों के लिए एक फायदेमंद हितकारी है ना, एक अहम भूमिका निभाने वाली है। तो फिर सरकार क्या करेगी, प्रत्येक किसान को वो मशीन पहुंचाने के लिए किसान को एक मतलब एक रियायती दर पर, एक सस्ती दर पर वो जो मशीन है, वो मशीनरी जो है किसानों को हितकारी के लिए, वो एक कम मूल्य के अंदर उसको उपलब्ध कराएगी। अगर यदि वो कम मूल्य के अंदर उसको बेचेगी, तो उस जो मशीनरी होगी उसकी डिमांड अधिक होगी और कीमत कम होगी। जब कीमत कम होगी, डिमांड अधिक होगी, तो मशीनरी की बिक्री अधिक होगा। और जब डिमांड कम होगी और कीमत अधिक होगी, तो डिमांड में कमी आएगी, मांग में कमी आएगी, और उसका जो विक्री है ना, वो विक्रिय क्रिय कम हो जाएगा। आया समझ में। हाँ देखिए बच्चों, बहुत इजी क्वेश्चन है, आप समझिएगा। तो देखो, मांग में वृद्धि करने के लिए निम्नांकित में से किस उपाय को काम में लेती है। तो बच्चों, करों में वृद्धि, अगर वो वृद्धि करेगी तो कोई नहीं खरीदेगा। अंतरण में कटौती, तो भी कोई नहीं खरीदेगा। लेकिन यदि वो करों में कटौती करेगी, यदि वो जीएसटी में कम करेगी जीएसटी, तो उसकी मांग अधिक बढ़ेगी, उसकी मांग अधिक बढ़ेगी। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा कर। इसमें करों में कटौती, यानी इससे इसका आंसर हो जाएगा। स्क्रीनशॉट लो, देके आगे चलते हैं। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बस बने रहिए और पढ़ते रहिए और मेरे साथ कहते रहिए। क्या कहते रहोगे, है ना।
जय सिया राम, जय सिया राम, राधे राधे। हाँ, बस कहते रहिए, नाम जपते रहिए और अपना काम करते रहिए। हाँ, देखिए, रेखिक मांग वक्र के मध्य बिंदु पर मांग की लॉन्च होगी, यानी जो रेखिक मांग है, देखो बच्चों, मैंने उसी समय बताया था, रेखिक मांग, ये हमने क्या बना दिया, आरेख बना दिया, ये हमने y ले लिया, ये हमने x ले लिया और ये हमने o बिंदु ले लिया। यहाँ पर आप इसका आंकड़ा दे सकते हो, 1 है ना, 2, ये 3 और ये 5। इसको आप नाम दे सकते हो, कुछ भी नाम दे दो, है ना, इसको कुछ नाम दे इसको नाम दे सकते हो, क्या दे सकते हो, ये हमारा हो गया रेखिक आरेख। क्या हो गया, ये हमारा रेखिक आरेख हो गया और ये रेखिक आरेख हो गया हमारा। हाँ, अब देखिए बच्चों, ये क्या हो गया, अब इसके मध्य बिंदु पर मांग की लॉन्च होगी। अब ये इसका मध्य बिंदु हो गया और ये इसकी लॉन्च हो गई। क्या हो गई, ये लॉन्च हो गई। हाँ, ये लॉन्च हो गई। अब देखिए बच्चों, ये कह रहा है कि इसकी लॉन्च क्या होगी, तो इसमें बताओ देखिए आप, क्या वो ईडी बराबर 0 होगी, क्या ईडी ईडी दीर्घ 1 होगी, क्या वो ईडी बराबर 1 होगी, या ईडी बराबर अनंत होगी। ये बच्चों अनंत है, क्या है, अनंत। तो हाँ, बताओ देखिए इसका क्या आंसर होगा। तो अब आप देखो बच्चों, जो ईडी होती है, ईडी ईडी क्या होती है, ईडी क्या होती है, बताओ देखिए। हाँ, एक्सपोर्ट जो डिमांड होती है ना हमारे, एक्सपोर्ट डिमांड, यानी जो एक्सपोर्ट डिमांड होती है ना, निर्यात में, निर्यात रूपी जो मांग होती है, निर्यात में कितनी मांग है। तो आप देखो, यहाँ से यहाँ तक जो लेकर ये दूरी है ना, ये निर्यात में मांग है। क्या है, निर्यात में मांग है। और निर्यात में मांग ही, अब जब मांग 1 से बड़ी होगी, 1 इससे बड़ी होगी ना, ये बढ़ रही है, देखो ये बढ़ रही है, तो 1 से बड़ी होगी, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बे ईडी बड़ा ई बड़ा 1, ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट लो, देके आगे चलते हैं। सभी आप समझदार बच्चे हो, बस शांति से पढ़िए, जहाँ समझ में नहीं आता वहाँ पर बस एक खड़े होकर बोलो कि सर मैं यहाँ समझ में नहीं आया, कृपया करके आपसे अनुरोध है कि आप दोबारा बताने की चेष्टा करें। हम आपको दोबारा बताएंगे, दोबारा समझाएंगे, लेकिन रटाएंगे नहीं। हम रटाने वालों में से नहीं है, हम याद करने वालों में से है। और यदि याद होता नहीं है तो फिर क्या करते पता है, याद होता नहीं, दोबारा बार बार पढ़ते फिर भी याद नहीं होता है, तो सिर्फ एक जय का नारा लगा दो, ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। हाँ, देखो अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नांकित में से वस्तु की मांग के निर्धारक है। अब आप देखिए बच्चों, निम्नांकित में से वस्तु की मांग, वस्तु की जो मांग होती है, वस्तु की मांग के जो निर्धारक है, अरे जो वस्तु की मांग है, जैसे मान लीजिए बाजार के अंदर जो वस्तु बिकती है, अब उस वस्तु की जो मांग होती है, भाई जैसे मान लीजिए एक व्यापारी है, दूसरा व्यापारी है, उस व्यापारी के पास भी वैसी वस्तु है जो दूसरे एक व्यापारी के पास है। जैसे मान लीजिए एक व्यापारी के पास एप्पल का मोबाइल है, दूसरे व्यापारी के पास भी उसी एप्पल का मोबाइल है, दोनों बराबर सेम सेम है, तो वो अलग अलग थोड़ी प्राइस में बेचेंगे, वो एक ही दर से, एक ही प्राइस से उस मोबाइल का वो विक्रय करेंगे, उसको बेचेंगे, है ना, उसको सेल्स करेंगे, तभी तो जाके उस मार्केट के अंदर दोनों दुकानें अपने स्थायी रूप में लंबे समय तक कायम रह पाएगी। अन्यथा अगर एक कम एक ज्यादा कर देगा, सब्जी मंडियों की तरह, है ना, सब्जियों की तरह, फिर कहाँ टिक पाएगा कौन मार्केट के अंदर, है ना। हाँ, तो यही कह रहा है कि वस्तु की मांग के निर्धारक है। तो आप बताइएगा, वस्तु की कीमत, उपभोग की आय, उपभोक्ता की अधिमान और यह उपयुक्त सभी। तो बच्चों देखो, वस्तु की कीमत होगी तभी तो उसकी मांग होगी, है ना, कम कीमत होगी तभी तो मांग होगी, और उपभोक्ता की आय होगी तभी तो वो खरीदेगा, और उपभोक्ता का अधिमान होगा, उसका विकास होगा तभी तो वो खरीदेगा। तो इसका हमारा आंसर हो गया इन द राइट ऑफ, विकल्प कौन सा हो गया, इन द राइट ऑफ ऑप्शंस, उपयुक्त सभी दे होगा हमारा, है ना। हाँ, अगला क्वेश्चन देखिए, सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आप बस पढ़ो, है ना, मस्ती से पढ़ो। आप ये अपने दिमाग से निकाल दो, ये ख्वाब, ये डर, ये चिंता, है ना, ये चिंता, ये सारी मिटा दो। आप बस इनको छू कर दो, छू मंत्र बोलते हैं ना जैसे, ऐसा वो बस उसको दूर करो और बस पढ़ो। हाँ, देखो, कुल स्तर लागत निर्गत से रहती है। कुल स्तर लागत, यानी कुल स्तर लागत जो है, यानी जो कुल स्तर कॉस्ट है, जो फिक्स जो प्राइस है, वो निर्गत से रहती है ना। वो किससे रहती है, वो आय से नहीं, उससे सॉरी, निर्गत से रहती है, वो उस साधन से रहती है। क्या रहती है, तो वो उस साधन से स्वतंत्र रहती है, क्या वो आश्रित रहती है, क्या वो दोनों में से कोई नहीं, या फिर इनमें से दो। हाँ, तो इसका हमारा जो आंसर हो जाएगा बच्चों, स्वतंत्र रहती है। क्या रहती है, स्वतंत्र रहती है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाँ, अगला क्वेश्चन देखिए। हाँ, अगला क्वेश्चन देखो, सारे 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 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लिए मैंने, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लिए, हर चैप्टर में से जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगा वो लिया है। देखो, पूर्ण प्रतिस्पर्धी बाजार में, जहां पर पूरी प्रतिस्पर्धा हो, फुल कंपटीशन हो, है ना, 99% जहाँ कंपटीशन हो, चाहे वो दौड़ की कंपटीशन हो, चाहे वो किसी शॉपकीपर की कंपटीशन हो, चाहे वो किसी सेल्समैन की कंपटीशन हो, है ना, चाहे वो किसी कंपटीशन की कंपटीशन हो, तो ऐसी कंपटीशन के अंदर, ऐसी प्रतिस्पर्धा के अंदर, ऐसे बाजार के अंदर जो वस्तु की कीमत होती है, उस कीमत का जो निर्धारण कौन करता है बताइए, उस वस्तु का कीमत। अब मुझे बताइए, जहाँ पर अनेक प्रकार के व्यापारी है, अनेक प्रकार के जो ट्रेडर्स है, अगर वो वहाँ पर है, और यदि अब वो अलग अलग कीमत की, अलग अलग वस्तु की अलग अलग कीमत के अनुसार अपने मनमाने ढंग से यदि बेचेंगे बाजार कीमतों को छोड़कर, तो फिर बाजार में क्या होगा, अराजकता फैल जाएगी, बाजार में लूट खसोट की जो घटनाएं हैं वो घटने लगेगी, बाजार के अंदर हिंसा जैसी घटनाएं दिखने लगेंगी। क्यों, क्योंकि वहाँ पे जो कीमत का स्थिर नहीं होने के कारण ऐसी स्थितियाँ और परिस्थितियाँ खड़ी होगी। तो इसको मद्देनजर रखते हुए सरकार क्या करती है, सरकार वस्तु की कीमत का जो है निर्धारण करती है, और वो निर्धारण कौन करता है, ये इसका हमें पता लगाना। क्या वो निर्धारण फर्म करती है, क्या वो क्रेता करता है, खरीदने वाला करता है। अब खरीदने वाला थोड़ी कहेगा कि मैं ये वस्तु इतने में लूंगा, नहीं। हाँ, फिर क्या, फिर ये उद्योग करता है या फिर वो विक्रेता करता है, नहीं, ना बेचने वाला करता है, ना खरीदने वाला करता है, ना कोई फर्म करती है, वो सिर्फ करता है, उद्योग करता है। कौन करता है, उद्योग। यदि उद्योग वस्तु बनाना बंद कर देगा तो फिर वस्तु जाएगी का, तो वो उद्योग करता है। आया समझ में। हाँ, अगला क्वेश्चन देखिए, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट, आप इंपॉर्टेंट हो,
यदि आप इंपॉर्टेंट हो पढ़ने के लिए तो ये क्वेश्चन भी सारे इंपॉर्टेंट है, और यदि आप इंपॉर्टेंट नहीं हो अपनी स्थिति पर, अपनी पोजीशन पर, तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट नहीं होंगे, क्योंकि पढ़ने वाले के लिए हर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं और नहीं पढ़ने वालों के लिए कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं होता है। इसलिए योर इंपॉर्टेंट है ना, यदि आप इंपॉर्टेंट हो गए तो सब इंपॉर्टेंट है ना। यू आर इंपॉर्टेंट, दिस ऑल इंपॉर्टेंट। हाँ देखिए, आवश्यकताओं की तुलना में संसाधन होते हैं। अब बताओ बच्चों, आवश्यकता क्या होती है? जरूरत। अरे हमारी जरूरत है कि हम रोज, है ना, हमारी जरूरत है कि हम रोज क्या करें, हम रोज कुछ ना कुछ अच्छे काम करें, हम रोज समाज की सेवा करें, हम कुछ ना कुछ करें। कि किसी को शौक होता है कि हम रोज नए नए कपड़े पहने, है ना, किसी को शौक होता है हम रोज घूमने जाए, है ना, किसी को शौक होता है कि हम रोज डेली सोए, है ना, किसी को शौक होता है कि हम सर्दी के अंदर बिस्तर से बाहर ही नहीं निकले, है ना। तो ऐसे ऐसे भी हमारे समाज में ऐसे लोग होते हैं जो ना तो कभी बाहर निकलना, ऐसे सोचते हैं कि नहीं सर्दी बहुत है बाहर हम नहीं जाएंगे, समाज की सेवा नहीं करेंगे, ऐसे लोग भी होते हैं। तो मुझे पता है आप ऐसे नहीं होंगे, आप बहादुर समझदार बच्चे हो, आप पढ़ोगे और पढ़कर कुछ अच्छे पोस्ट पोजीशन पे जाओगे, और समाज की और देश की रक्षा के लिए आप अपने प्राण भी न्यौछावर कर दोगे। ये मुझे आप पर और आपके हौसलों पर पूरा विश्वास है। हाँ देखिए, देखिए बच्चों, आवश्यकता, अब ये जरूरत क्या है? अब जरूरत की तुलना में संसाधन होते हैं। अब देखो बच्चों, जरूरत की तुलना में, अब ये जरूरत, अब मुझे बताओ हमारी जरूरत की कभी पूरी होती है क्या? आज वो चाहिए, आज वो चाहिए, आज वो चाहिए, नहीं होती, कभी पूरी नहीं होती है। तो इसका मतलब क्या होता है? देखो, क्या आवश्यकता की तुलना में संसाधन होते हैं? तो असीमित, अत्यधिक, अधिक, सीमित। तो इसका हमारा आंसर दे हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दे हो जाएगा। सीमित क्या हो जाएगा? दे, सीमित। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि हमारी जरूरतें बहुत होती है, परंतु ये इसमें संसाधन जो होते हैं वो सीमित होते हैं, कम मात्रा में होते हैं। हाँ अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों। हाँ अगला क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाँ देखिए बच्चों, सीमांत लागत वक्र का आकार होता है, सीमांत लागत वक्र का आकार होता है। वक्र, अगर परीक्षा के अंदर सवाल ऐसा आ जाए तो आप वक्र, अब आपको मैंने समझाया था सीमांत लागत वक्र है ना, सीमांत लागत वक्र मैंने समझाया था कैसा होता है इसका आकार। सीमांत लागत वक्र का जो आकार होता है वो कैसा होता है? वो यू के आकार का होता है। कैसे आकार का होता है? वो यू के आकार का होता है। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा बे, है ना, फिलिंग द ब्लैंक्स बी, है ना, ये हो जाएगा, बे हो जाएगा हमारा। हाँ अगला क्वेश्चन देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, आप समझते रहिएगा, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप इसको इजी मत लीजिए, आप इसको थोड़ा सीरियसली लीजिए। हाँ देखिए, सामान्य लाभ की स्थिति में होता है। अब पर्सन आ गया, ये आपके हो गया फिलिंग ऑन द, जैसे मान लो जो फिलिंग ऑन द ब्लैंक्स होते हैं, रिक्त स्थान होते हैं, उससे संबंधित क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि सामान्य लाभ की स्थिति में, यानी जब सामान्य लाभ होता है, जब हमें क्या होता है, जब 100 रुपये की जो वस्तु होती है, जब 100 रुपये की वस्तु हमारी 120 रुपये में विक्री हो जाती है, जब 100 रुपये की वस्तु 120 रुपये विक्री में हो जाती है, तो क्या हो गया? तो हमारा हो गया सामान्य लाभ। क्या हो गया? सामान्य, सामान्य लाभ हो गया, सामान्य लाभ। अब आप बताइए, अब देखिए इसमें क्या, ये टी आर बड़ा टी सी है, क्या ये टी आर बड़ा टी सी है या टी आर बराबर टी सी है? अब आप सोचिए टी आर क्या है? ये टी आर है टोटल, क्या है? टोटल रिवेन्यू। क्या है? टोटल रिवेन्यू, टोटल, टोटल रिवेन्यू। और ये टी जो है ना बच्चों, ये टोटल कंज्यूम। क्या है? टोटल कंज्यूम, टोटल कंज्यूम। हाँ हाँ टोटल कंज्यूम। हाँ अब देखिए आप, तो इसका ये पूछ रहा है कि सामान्य लाभ की स्थिति में होता है। अरे सामान्य लाभ की स्थिति के अंदर क्या होता है? सामान्य लाभ, देखो ये दोनों विकल्प, देखो समझदार होगा तो पहचाने लेगा, ये दोनों एक ही विकल्प है ना, टी आर बराबर टी सी और टी आर बराबर टी सी। तो हमारा जो आंसर होगा वो से और दे दोनों होगा, क्योंकि इसमें मैंने दोनों टाइप कर दिया गलती से, तो इसका हमारा आंसर ये दोनों होगा, है ना। टोटल रिवेन्यू बराबर टोटल कंज्यूम, यानी कुल जो हमारा होता है बच्चों, कुल जो हमारा राजस्व, यानी कुल राजस्व बराबर कुल उपभोग, कुल राजस्व और कुल उपभोग एक दूसरे के आपस में बराबर होते हैं। आया समझ में? तो हमारा आंसर ये से और दे दोनों हो जाएगा, मैंने दोनों आंसर ले लिए। ठीक है, हाँ अगला क्वेश्चन देखिए, स्क्रीनशॉट लेते रहिए और आगे चलते रहिए और अपने क्वेश्चन के धुआंधार तरीके से। हाँ देखो बच्चों, मैं आपका जिक्र कर रहा था, जो आपके फिलिंग ऑन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन होंगे, जो रिक्त स्थान के क्वेश्चन होंगे, वो रिक्त स्थान वाले क्वेश्चन आपके 6 नंबर के आएंगे, और 6 नंबर के फिक्स आएंगे, इसी तरह से क्वेश्चन आएंगे जैसे मैंने लिए। तो आपको 1 नंबर के क्वेश्चन होंगे, प्रत्येक रिक्त स्थान का एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, और उसी 1 नंबर को आपको बारीकी से करना है। आया समझ में? हाँ देखो, देखिए, हाँ ये हमारा 18वां क्वेश्चन है और अंतिम क्वेश्चन है, देखिए इसको ध्यान से। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, सेम टू सेम ऐसा ही प्रश्न आएगा, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, फिलिंग इन द ब्लैंक्स, फिलिंग इन द ब्लैंक्स, ये क्वेश्चन आएगा। अब देखिए पहला क्वेश्चन देखिए हमारा, प्रत्याशित उपभोग, प्रत्याशित उपभोग पर निर्भर करता है। अब मुझे बताओ, प्रत्याशित जो उपभोग है ना, यानी कि अनुमानित इस्तेमाल, अनुमानित इस्तेमाल, जो अनुमानित इस्तेमाल है ना बच्चों, ये अनुमानित इस्तेमाल पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? तो ये किस पर निर्भर करता है? अनुमान पर। अनुमान यानी प्रत्याशित उपभोग अनुमान पर निर्भर करता है। किस पर करता है? प्रत्याशित का मतलब ही अनुमान होता है ना, तो अनुमान पर निर्भर करता है। अब देखो अगला देखो, निर्यात तथा आयात के अंतर को, निर्यात तथा आयात के अंतर को क्या कहते हैं? अरे निर्यात तथा आयात के अंतर क्या हो गया? व्यापार संतुलन। क्या हो गया? व्यापार संतुलन कहते हैं। निर्यात और आयात के अंतर को व्यापार संतुलन कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मुद्रा विनिमय, मुद्रा विनिमय का क्या करती है? कार्य, कार्य करती है, कार्य करती है ना, कार्य करती है। क्या करती है? कार्य करती है। मुद्रा विनिमय का कार्य करती है। हाँ अवसर लागत को भी, हाँ अवसर लागत को क्या कहते हैं? अवसर लागत जो होती है उसको आर्थिक लागत भी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों?
आर्थिक लागत भी कहते हैं। उत्पादन प्रक्रिया में आदतों को परिवर्तित करते हैं। अरे जो उत्पादन प्रक्रिया होती है, ना, उत्पादन प्रक्रिया के अंदर जो आदतें होती हैं, जो आय होती है, उस आय को परिवर्तित किसमें करते हैं? तो वो निर्गत में करते हैं। अर्थात किसमें करते हैं? निर्गत। और निर्गत का मतलब क्या होता है? सामग्री यानी उस वस्तु के अंदर, यानी आय को वस्तु में परिवर्तित करते हैं। हाँ, पूर्ति वक्र सामान्यतः, जो पूर्ति वक्र सामान्यतः दल के होते हैं, यानी पूर्ति वक्र जो होते हैं वो पूर्ति वक्र क्या धनात्मक होते हैं, ऋणात्मक होते हैं, या ऊपर से नीचे की ढाल वाले होते हैं, या नीचे से ऊपर की ढाल वाले होते हैं, या अविलंब या ऊर्ध्वाधर होते हैं। कैसे होते हैं? तो वो इसका जो हमारा आंसर होगा बच्चों, वो पूर्ति वक्र सामान्यतः होते हैं, तो वो धनात्मक होते हैं। क्या होता है? धनात्मक। हाँ, धनात्मक होते हैं। तो बच्चों आज ये सारे क्वेश्चन इस टाइप के आएंगे आपके, रिक्त स्थान वाले सारे क्वेश्चन इस तरह के आएंगे, और 6 नंबर के क्वेश्चन होंगे, है ना, या 5 नंबर के होंगे, आपके 6 नंबर के होंगे, ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग 6 नंबर के होंगे। और ऐसे प्रश्न आएंगे आपको, फिलिंग इन द ब्लैंक्स, जो खाली रिक्त स्थान होंगे वो ऐसे भरने होंगे, इसी तरीके से भरने होंगे, और इसी आधार पर भरते हुए आपको अपने पेपर को पूरा करना होगा। आया समझ में? तो यहाँ तक खाली स्थान तक आपको पूरे को सबको सही करना है, यहाँ से लेकर, यानी कि आपके जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं उन क्वेश्चनों को, और ये रिक्त स्थान वाले इन क्वेश्चनों को पूरा करना है, क्योंकि ये आपके 18 नंबर के वो हो गए, और ये कितने नंबर के हो गए आपके? ये हो गया आपके 6 नंबर के। 24 नंबर के प्रश्न आपके यहाँ आएंगे। अगर 24 नंबर के प्रश्न भी आप करके आ जाते हो ना, तो भी आपकी जो मेरिट की जो लेवल है, वो मेरिट का लेवल जो आपके उसमें परसेंटेज का लेवल काफी हाई और उच्चतम शीर्ष तक जाने में अपनी सहभागी निभाएगा, है ना। तो बच्चों, मेरी उम्मीद, मेरी आशा, मेरी कामना, और मेरी जो आपके प्रति जो शुभकामना है, और मेरी जो आपके प्रति जो आशा है, वो यही है कि आप ज्ञान ये की क्लासेस के माध्यम से पढ़कर दूसरे बच्चों को भी जोड़ें, इसको लाइक एंड सब्सक्राइब करें, और आप इस चैनल के माध्यम से जुड़ के और परीक्षा के अंदर अच्छे और पूरा पेपर सही करके आओ, और पूरे पेपर के अंदर आने वाले क्वेश्चनों को अच्छे से उत्तर देके आओ, अच्छी राइटिंग के अंदर देके आओ, आपके जो नंबर है अच्छे आए, अर्थशास्त्र के अंदर सबसे अच्छे नंबर आए, है ना, यही मैं आपसे कामना करता हूँ। और जब नंबर अच्छे आए तो उसकी बधाई आप मुझे मतलब प्रत्यक्ष रूप में नहीं, परंतु अप्रत्यक्ष रूप में दो, जिससे मुझे संतुष्टि मिलेगी, मेरे पढ़ाए हुए बच्चे, मेरे पढ़ाए हुए अपने कुछ कमाल किया, कुछ धमाल किया है। बस आज की क्लास में इतना ही। अगली क्लास में हम लेके आएंगे आपके लिए अति लघुत्रात्मक प्रश्न, लघुत्रात्मक प्रश्न, और ऐसे करते करते हम लास्ट के अंदर पूरा पेपर 2 या 3 बार हम पूरा पेपर करवा देंगे, कैसा पेपर आएगा, है ना। पूरे पेपर के अंदर जैसा पेपर बनेगा वैसा पेपर आपके लिए लेकर आएंगे। बस आप इस ज्ञान की क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए। कुछ दिनों बाद हम लाइव क्लास लेंगे, उसमें फिर आप सब्सक्राइब करके रखोगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, है ना। अभी तब तक के लिए आप सभी स्वस्थ रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और बोर्ड की जो आने वाली परीक्षा की चिंता ना कर अपने आप को चिंतन में लगाइए। आप सभी को राधे राधे, जय श्रीमन नारायण, जय श्री कृष्णा।